डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको एक टॉपिक शुरू करवाया था, डेट इज़ ग्लाइकोलिसिस। और जिसे शुरू करने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा एक ब्रीफली समझाया था कि जो भी हम खाते हैं, डेट इज़ जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात की गई थी, तो उस खाने के बाद वो डाइजेस्ट किया जाता है और उसके बाद उसकी अब्जॉर्प्शन होती है। अब्जॉर्प्शन के दौरान फिर खाना जो है, डेट इज़ जो ग्लूकोज मालिक्यूल है इन और टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, वो सेल के अंदर चला जाता है। वो सेल के अंदर जाने के बाद उसकी ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है ताकि उसमें से एनर्जी निकले जिसके लिए हमने इसे खाया हुआ है, और वो एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर की जा सके। तो जैसे कि हम ग्लूकोज की बात कर रहे थे, तो ग्लूकोज इन केस ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिज्म एज वेल एज एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, वो दो डिवीज़न में उसकी ब्रेकडाउन होती है। जो पहला हिस्सा था वो था ग्लाइकोलिसिस, जो कि एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होता था। जो दूसरा हिस्सा था डेट इज सिट्रिक एसिड साइकिल, वो सिर्फ एरोबिक ऑर्गेनिज्म में होता है, एनारोबिक में नहीं होता है। ग्लाइकोलिसिस के हमने डिफरेंट स्टेप स्टडी किए और देखा गया कि वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम इन्वेस्ट करते हैं एनर्जी को, उसके बाद स्प्लिटिंग करवाते हैं और फिर हम एनर्जी को रीजनरेट करते हैं। और एरोबिक के केस में जो लास्ट में प्रोडक्ट बनता है वो पायरुवेट बनता है, और अनएरोबिक के केस में जो लास्ट में प्रोडक्ट बना था वो क्या बना था, लैक्टिक एसिड और लैक्टेट बना था। अब हम क्या करेंगे कि एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और जाएंगे सिट्रिक एसिड साइकिल में। याद रखिएगा कि अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में सिट्रिक एसिड साइकिल नहीं होता, सिर्फ एरोबिक ऑर्गेनिज्म में सिट्रिक एसिड साइकिल होता है। उसका रीज़न क्या होगा? उसका रीज़न ये है कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और ऑक्सीजन की एब्सेंस दोनों में हो जाती है, लेकिन सिट्रिक एसिड साइकिल के लिए हमें ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो ज़रूरी चाहिए। चूँकि एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज़ करते नहीं, तो उनमें वो होगा भी नहीं। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती थी? ग्लाइकोलिसिस हुई थी साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो होगी कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। बैक्टीरिया के केस में प्रोकैरियोट्स जैसे हो गया, इन केस में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता भी नहीं, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो, राइट। तो बैक्टीरिया में तो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस की पॉसिबिलिटी है, बट बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डिपेंडिंग अपॉन वो एरोबिक है या एनारोबिक है, तो उनमें कैटेगराइजेशन की जाती है। और ह्यूमन बीइंग के केस में लेके चलिए या किसी और यूकैरियोटिक सेल के केस में लेके चलिए, तो उनमें सिट्रिक एसिड साइकिल जो है, जो एरोबिक हैं उनमें प्रोसीड करेगा। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल। सबसे पहले पायरुवेट को कन्वर्ट होना पड़ता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो वो क्या कर देता है, वो पायरुवेट को कन्वर्ट कर देगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, और पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स की वजह से। ये बेसिकली पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, जो आपकी क्लास के लिए इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो आप सिर्फ एंजाइम कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखिए और ये सोच के रखिए कि एसिटाइल कोएंजाइम बन जाएगा। अब ये पार्टिसिपेट करेगा इनटू सिट्रिक एसिड साइकिल। तो बच्चे, सिट्रिक एसिड साइकिल, सबसे पहली बात आप याद रखिएगा कि सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो 10 स्टेप्स में डिवाइडेड है, मतलब इट हैज़ 10 स्टेप्स जो कि आपको बताए गए हैं। ऑल्दो ये सिट्रिक एसिड साइकिल है, बट इट इज़ नॉट अ क्लोज साइकिल। कहने का अभिप्राय ये है कि इसमें जो आपको बाई प्रोडक्ट दिख रहे हैं, जैसे सिस एक्नोटेट, आइसोसिट्रेट, एक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ये ज़रूरी नहीं कि वो इसी साइकिल में ही एंटर करेंगे, ये किसी और प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर किसी और रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है या एक्सैलोसक्सिनिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो इसका हिस्सा भी बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये ओपन टाइप है, इनमें से कोई भी जो प्रोडक्ट बन रहे हैं साइक्लिकल प्रोसेस में, वो किसी और रिएक्शन का हिस्सा भी बना सकते हैं, किसी और प्रोसेस का हिस्सा भी बना सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट किसी और जगह बनता है तो वो इस साइकिल का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो सर हैंस क्रब ने सबसे पहले जो है वो डिटरमाइन किया था, और
उन्होंने इसी के बारे में पूरी एलुसिडेशन की हुई है। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चे, जैसे मैंने पहले बताया था कि सिट्रिक एसिड साइकिल में जो रिएक्शन शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होगी कि जो आपका पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो देखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है तो उसके साथ एक और रिएक्टेंट जुड़ता है जो मैंने शॉर्ट में OAA लिखा हुआ है, इट इज़ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये दोनों मिलके बनाते हैं सिट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम, जो मैं यहाँ लिखना भूल चुका हूँ। फिर ये सिट्रिक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू सिस एक्नुटेट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्नुटेज एंजाइम और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ये सिस एक्नुटेज एंजाइम जो है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है और फिर से जो एंजाइम यूज़ होगा वो एक्नुटेज एंजाइम यूज़ होगा और फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो देखिए सिट्रिक एसिड का सिस एक्नुटेट में कन्वर्ट होना, सिस एक्नुटेट का आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होना, ये जो दो रिएक्शन सिट्रिक एसिड के बाद हुई, दोनों रिएक्शन के लिए सेम एंजाइम है और दोनों रिएक्शन में सेम चीज़ हुई, डेट इज़ वाटर मॉलिक्यूल बाहर आया। अब ये जो आइसोसिट्रेट बना है, आइसोसिट्रेट क्या है, ये कन्वर्ट होगा इनटू एक्सैलोसक्सिनिक एसिड, लेकिन इस रिएक्शन में एक NADH मॉलिक्यूल बनेगा। चूँकि NADH मॉलिक्यूल बन रहा है तो इसमें एक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम का रोल होगा और वो एंजाइम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा आइसोसिट्रेट को एक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ठीक, और एक NADH मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो याद रखिएगा सिट्रिक एसिड से लेके आइसोसिट्रेट तक कोई NADH मॉलिक्यूल नहीं बना, पहला NADH मॉलिक्यूल यहीं पे बना है जब आइसोसिट्रेट एक्सैलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। अब एक्सैलोसक्सिनिक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारेट और इसमें फिर से सेम एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस का रोल है और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो देखिए ओवरऑल एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें से एक कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो एक्सैलोसक्सिनिक एसिड से जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हुआ तो वो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज़ हो गया। इसका मतलब जो आपके कार्बन की चेन थी जिसमें 2 कार्बन के मॉलिक्यूल थे उसमें से एक अब टूट चुका है और वो यूज़अप हो गया हुआ है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, कोई NADH वगैरह नहीं बना हुआ। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सुकनाइल कोएंजाइम A और अगेन एक और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब जो आपने ग्लाइकोलिसिस के दौरान पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया था, वो एसिटाइल कोएंजाइम जिसमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल थे वो फुली यूज़ हो चुके हैं, राइट। तो मतलब सकनाइल कोएंजाइम बनने तक आपके एसिटाइल कोएंजाइम जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल का बना हुआ था वो पूरा ब्रेकडाउन हो चुका है। अब फिर से एक्सैलोएसिटिक एसिड को रीजुबिनेट होना है। अब जो भी स्टेप है वो एक्सैलोसक्सिनिक एसिड को रीजुबिनेट के लिए, ताकि वो अगला एसिटाइल कोएंजाइम को फिर से कन्वर्ट करवा सके, राइट। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम A तक आपका एसिटाइल कोएंजाइम के कार्बन मॉलिक्यूल फुली यूटिलाइज हो चुके हैं। तो चलिए फिर से मैं वापस आता हूँ। अल्फा कीटो ग्लूटारेट जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हुआ तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल तो रिलीज हुआ, अगेन एक NADH मॉलिक्यूल बन जाता है और इसके लिए एक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम चाहिए, उसका नाम है अल्फा कीटो डिहाइड्रोजनेस एंजाइम, राइट। अब सुकनाइल कोएंजाइम A जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सक्सिनेट। तो नेचुरली बात है कोएंजाइम A मॉलिक्यूल को रिमूव किया गया है, वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और एक GDP मॉलिक्यूल जो है वो GTP में कन्वर्ट हो जाएगा और जो रिएक्शन करवा रहा है एंजाइम उसका नाम है सक्सिनेट थायोकाइनेज,
तो अभी तक 2 NADH मालिक्यूल बने हैं और एक GTP मालिक्यूल बना है। 2 NADH मालिक्यूल कहाँ पे बने? एक मालिक्यूल आइसोसिट्रेट के बाद और दूसरा अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के बाद 2 कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल रिलीज़ हुए हैं। पहला मालिक्यूल जो रिलीज़ होता है वो ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड के बाद जब वो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बना था तब रिलीज़ हुआ, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल तब रिलीज़ हुआ जब अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ था, राइट। तो जो सक्सिनेट बना अभी सक्सिनाइल कोएंजाइम को कन्वर्ट करके जो सक्सिनेट बना है, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्यूमारेट में और एक FADH मालिक्यूल बनेगा, राइट। और जो एंजाइम है अगेन क्योंकि हाइड्रोजन मालिक्यूल की इन्वॉल्वमेंट है तो फिर से ये आएगा सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। फ्यूमारेट जो है वो मैलेट में कन्वर्ट होगा तो सिंपली एक वाटर मालिक्यूल निकलेगा और जो एंजाइम है वो फ्यूमारेज है। लेकिन मैलेट जब ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो एक और NADH मालिक्यूल रिलीज़ होगा और जो एंजाइम है अगेन वो मैलेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम होगा। तो ये 10 स्टेप हैं। इन 10 स्टेप को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई बाहर से ग्लाइकोलिसिस के स्टेप ख़त्म करके एसिटाइल कोएंजाइम अंदर आया था जो कि 2 कार्बन कंपाउंड मालिक्यूल था और जिसमें से दोनों कार्बन मालिक्यूल को ब्रेक डाउन कर दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर दी गई। ओवरऑल रिएक्शन में यहाँ पे 3 NADH मालिक्यूल बने हैं, एक FADH मालिक्यूल बना है और एक GTP बना हुआ है, राइट। तो ये 10 स्टेप बेहद इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे जो हैं वो वरीड होते हैं कि हम कैसे नाम याद करें। बच्चे नाम आपको इनके याद करने पड़ेंगे, रह गए एंजाइम में और कौन सी चीज़ कहाँ पे होता है वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले नाम का तो आपको देखना पड़ेगा। सिट्रिक एसिड C से था तो सिसएक्नोटेट, ठीक है। फिर आइसोसिट्रेट है, फिर I के बाद OK लगा दीजिए तो ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड एंड अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, ठीक है। और फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम से कोएंजाइम को अलग करेंगे तो पीछे जो बन जाता है वो सक्सिनेट है, तो नाम ये भी याद रह जाएगा। सक्सिनेट के बाद FM याद रखिए, फ्यूमारेट और मैलेट अगेन जो है वो ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो स्टेप है ये नीट के पेपर में बेहद बार आता है कि किस जगह पे NADH मालिक्यूल रिलीज़ होता है, किस जगह पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल रिलीज़ होता है। और इवन नेट CSI नेट का जो पेपर होता है वहाँ पे भी ये 100% आता ही आता है। अब आप देखिए कैसे याद रखेंगे कि NADH मालिक्यूल कहाँ पे रिलीज़ होता है। तो पहले याद रखिए कि I मीन मैं मेरे बाद NADH मालिक्यूल रिलीज़ होगा, ठीक है। और उसके बाद आप बोलोगे ओके, मैं ओके मतलब मैं मेरे बाद NADH मालिक्यूल देन ओके, ठीक है, सब ठीक है। K के बाद फिर से NADH मालिक्यूल रिलीज़ होगा, ठीक। एंड देन लास्ट में आता है मैलेट, और मैलेट के बाद जो स्टेप है मतलब मैलेट के आगे स्टेप है वहाँ से NADH मालिक्यूल रिलीज़ होगा। तो 3 NADH मालिक्यूल को याद रखना इतना टफ नहीं है। I के बाद NADH मालिक्यूल, OK के बाद NADH मालिक्यूल एंड ये जो आपका मैलेट से ऑक्सैलिक एसिड बना है, ठीक है, तो इसमें एक NADH मालिक्यूल रिलीज़ होगा। फिर बात आती है कि FADH मालिक्यूल कहाँ से रिलीज़ होगा। तो वो बिल्कुल आसान है, FADH F से शुरू होता है और फ्यूमारेट, तो FADH मालिक्यूल की वजह से फ्यूमारेट बनता है, राइट। तो इतना कोई टफ नहीं है। तो आप इसको याद रखिएगा कि FADH मालिक्यूल के बनने की वजह से फ्यूमारेट बन जाता है। देन आपका आता है GDP से GTP में कन्वर्शन जो होती है, तो वो आप रखिएगा कि जैसे कोएंजाइम A जब अलग हुआ तब बना, तो डेट इज़ सुकनाइल कोएंजाइम A जब कन्वर्ट हुआ इनटू सक्सिनेट तो वहाँ पे एक आपका GTP मालिक्यूल तैयार हो चुका था। अब अगर किसी बच्चे को ये कन्फ्यूज़न हो कि कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल का क्या है, तो वो याद रख सकता है कि OK में जो 2 हैं OK, इन दोनों में एक कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल रिलीज़ हो चुका था। तो अगर मैं अपना याद रखूँ तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं हमेशा ऐसे ही याद रखता था कि I के बाद NADH मालिक्यूल को रिलीज़ करना है, OK, O के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, K के बाद कार्बन डाइऑक्साइड। OK हो गया हुआ है तो मतलब अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट है, तो इसके बाद एक NADH मालिक्यूल प्रोड्यूस करना है। देन सक्सिनाइल कोएंजाइम को सक्सिनेट में कन्वर्ट करना है, कोएंजाइम हटाया तो एक GTP मालिक्यूल को बनाना है।
फ्यूमारेट बन रहा है, इसका मतलब इससे पहले एक FADH मालिक्यूल बनाना है। और मैलेट को अगर कन्वर्ट किया जाए इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड तो मुझे एक और NADH मालिक्यूल बनाना है। ये जो पोजीशन है NADH मालिक्यूल और GTP की बनने की, या कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, ये बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो मुझे इसके नाम कोई टफ़ लगे नहीं। अगर आपको टफ़ लग रहे होंगे तो आराम से याद कीजिएगा। सिट्रिक एसिड है, फिर से सिस एक्नोटेट है, आइसोसिट्रेट है, एक्सालो सक्सिनेट एसिड है, देन अल्फा कीटोग्लूटारेट है, देन उसके बाद आता है सक्सिनेल कोएंजाइम सक्सिनेट आता है, देन फ्यूमारेट, मैलेट एंड एक्सालो एसिटिक एसिड आता है। एंजाइम की बात की जाए तो पहले दो रिएक्शन जो है वो सेम एंजाइम यूज़ कर रहा है, उससे आगे वाली दो रिएक्शन जो है वो सेम एंजाइम यूज़ कर रहा है। अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के नाम से ही अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेस है। सुकनाइल कोएंजाइम के नाम से ही मिलता जुलता है सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम है। और देन सक्सिनेट से जब FADH हटाओगे तो 100% है कि आपको डीहाइड्रोजिनेज यूज़ करना है। और उसके बाद फ्यूमारेट को मैलेट में कन्वर्ट करोगे, फिर से फ्यूमारेट से मिलता जुलता नाम फ्यूमारेज। तो एंजाइम वाइज भी ये आपको टफ़ नहीं लगने वाला। तो होपफुली आपको इस टॉपिक के अच्छे से समझ आई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसके अलग अलग ट्रिक्स और किस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हमने एक ब्रीफली जो है वो डिस्कस किया हुआ है। तो अब फिर से एक क्विक रिवीजन हो जाए तो बाहर से एसिटाइल कोएंजाइम आता है जो कि 2 कार्बन मालिक्यूल का है, वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मिलकर सिस एक्नोटेट बनाता है। सिस एक्नोटेट के बाद आइसोसिट्रेट, आइसो मतलब आई से बना हुआ है, तो चलिए एक NADH मालिक्यूल बना देते हैं। NADH मालिक्यूल बन गया तो श्योरिटी के लिए बोलते हैं ओके। तो ओके मतलब O के बाद भी एक कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल निकाल दो और K के बाद भी एक कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल निकाल दो। इसके साथ साथ K के बाद एक NADH मालिक्यूल बना दो। सक्नाइल कोएंजाइम बन गया हुआ है तो उसे सक्सिनेट में कन्वर्ट कर दो, मतलब को आपने कोएंजाइम A को निकाला हुआ है, इट मीन्स आपको एक GTP मालिक्यूल बनाना पड़ेगा। सक्सिनेट बन चुका है तो उसे फ्यूमारेट में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर उसे आप फ्यूमारेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो F से बनता है, तो आपको एक FADH मालिक्यूल बनाना पड़ेगा। FADH मालिक्यूल बनने के बाद जो आपका फ्यूमारेट है इसे मैलेट में कन्वर्ट कर दीजिए, सिर्फ वाटर मालिक्यूल निकाल कर।